बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट किया। अभी हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। एज़ यूजुअल मैंने आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास 10 क्लासेस थी जो कि हमने ऑनलाइन आपको वे से आपको कन्वे करने की कोशिश की है कंसेप्ट। उसमें हमारे पास वैसे तो हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया तो हमारे 3 चैप्टर बने 9, 10 एंड 11, जो कि हमने इस ऑनलाइन मैकेनिज्म में आपको समझाने थे। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से की थी कि हर चैप्टर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कोई एक चैप्टर बड़ा होगा तो उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो हमारी 10 क्लासेज में वो पूरी हो जाएंगी। तो लास्ट हमारा तीसरा सेशन था जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कराया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो 3 लेक्चर होंगे उसमें हम चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। अगर कोई एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ा तो हम इसको लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पिछले चैप्टर से थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन ट्राई बेस्ट कि हम इसको 3 लेक्चर्स में खत्म कर सके। तो चैप्टर का नाम है लाइबिलिटीज़। आपको लाइबिलिटीज़ से स्टार्टिंग से आई काम से वाकफ होंगे लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़ बेसिकली ऑब्लिगेशन होती हैं जो कि एक बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस को पे करनी होती है। ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी होती है, वो किसी भी किस्म में होती है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म जिम्मेदारी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होती है कि आपने एक चीज़ उधार ली है और वो आपने उसकी जो पेमेंट है या आपने पैसे उधार लिए हैं उसकी जो पेमेंट है वो आपने विदिन 1 ईयर करनी है, दैट इज का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। दूसरी जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है। इससे मुराद ये है कि आपने जो भी पे करना है उसके लिए आपके पास टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर, तो इसके लिए हम उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो लाइबिलिटीज़ बेसिकली आपके पास लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन ये होगी, द ऑब्लिगेशन दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज़, उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। हमारे पास बेसिकली 2 तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। दो तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। एक को बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, एक को बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है तो मुझे पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, डेट इज का फाइनेंसिंग, पैसों की जरूरत है। मैं 2 तरीकों से पैसे ले सकता हूँ। एक, मैं खुद अपनी जेब से पैसा लगाऊँ, और अगर मैं अपनी जेब से पैसे लगा लेता हूँ और मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं किसी बंदे को और अपने साथ लाता हूँ, यार मेरे साथ पार्टनर बन जाओ, तुम भी पैसे लगाओ, मिल के कारोबार करते हैं। फिर भी कम हो गया, फिर तीसरे को ऐड कर लेता हूँ, फिर चौथे को ऐड कर लेता हूँ। किस बेस पे? कि तुम मेरे साथ मिल के काम करो, बिजनेस के ओनर बन जाओ, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। आपने शेयर इक्विटी का नाम सुना होगा, तो वो आपके बिजनेस का शेयर होल्डर बन जाता है, आपके बिजनेस का शेयर उसके पास रह जाता है, हिस्सा एक वो आपका ओन कर लेता है, इसलिए इसको पूरा नाम शेयर इक्विटी बोलते थे, इसलिए इस फाइनेंसिंग को इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। सेकंड फाइनेंसिंग, सेकंड वे क्या है? अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा तो आपका दूसरा वे क्या है? आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर ली, मजीद पैसों की जरूरत है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पार्टनर नहीं मिल रहा, तो एक और बंदा आया, उसने कहा ठीक है कि मैं पार्टनर तो नहीं बनना चाह रहा, लेकिन आप मुझसे पैसे ले लो, मुझे सूद पे कर दिया करना, जो भी कमाओगे नफा हो या नुकसान मुझसे से कोई कंसर्न नहीं है, मुझे सूद पे कर देना। तो आप लोगों से उधार पैसे ले लेते हैं, लोगों से ले लें, बैंक से ले लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले लें, तो जो उधार की जो फाइनेंसिंग होती है दैट इज कॉल्ड डेट। डेट कहते हैं कर्जे को, जो कर्जे की फाइनेंसिंग होती है दैट इज कॉल्ड डेट फाइनेंसिंग। तो इक्विटी फाइनेंसिंग जो है ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, और जो डेट फाइनेंसिंग है, चूँकि लाइबिलिटीज़ वाला चैप्टर है, डेट फाइनेंसिंग रिलेटेड है, वो हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो अभी हमारी जितनी भी बातें होंगी वो डेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड होंगी। इक्विटी फाइनेंसिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर, आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लाइबिलिटीज होती हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 करंट लाइबिलिटीज, नंबर 2 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये भी हमने कंसेप्ट जो है पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। करंट लाइबिलिटीज अभी बताया, ऐसी लाइबिलिटीज जिसको आपने शॉर्ट टर्म पीरियड में पे करना है, 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, दैट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। और ऐसी लाइबिलिटीज जिसको आपने लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद पे कर सकते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज
इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप्स आती है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल क्या होते हैं? अगर आपने कोई भी चीज़ उधार किसी से ले ली है और आपने उसको बाद में पे करना है, तो जो पैसे आपने लोगों को पे करने हैं, जितने भी आपके वो अकाउंट्स हैं जिनकी आपने पेमेंट करनी है, दैट अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और हमारे पास टाइप होती है नोट्स पेएबल। अगर जिन लोगों ने आपको चीज़ें उधार दी हैं वो आप पे एतबार नहीं कर रहे, आपको चीज़ें दे रहे हैं लेकिन कहते हैं नहीं भाई मुझे आप पे एतबार नहीं है, कोई नोट्स लिख कर दें, तो आप बिल बनाते हैं, जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज किसी ज़माने में कहते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप बिल बना कर दे दें, वो एक्सेप्ट कर दें और आप ड्रायर बन जाएँ, जिस पे ड्रा किया गया ड्राई बन जाए, तो वो उसको हम बोलते हैं नोट्स पेएबल। जिसने वो एक्सेप्ट किया होता है वो पेएबल होता है, जिसने वो ड्रा किया होता है वो रिसीवेबल करता है, वो रिसीवेबल कहलाता है उसके लिए। तो डेटर क्या कहता है? डेटर कहता है नहीं भाई आप पे मुझे एतबार नहीं है, मैं एक बिल ड्रा करता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट कर दें, तो वो जितने भी माह आपने जो है जो आपको चाहिए मुझे बता दें, मैं उस पर नोट कर देता हूँ, 5 माह 10 माह उतना टाइम पीरियड मैं उसके ऊपर मेंशन कर देता हूँ, फिर उस पर इंटरेस्ट भी पड़ेगा। अकाउंट्स पेएबल पे इंटरेस्ट नहीं पड़ता, नोट्स पेएबल पे इंटरेस्ट भी ऐड किया जा सकता है। तो ऐसी लाइबिलिटी जिसपे आप कोई ना कोई एविडेंस के तौर पर बिल या नोट ड्रा कर लें, उसको हम बोलते हैं नोट्स पेएबल, जिसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट भी होता है, इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता। जबकि नोट्स पेएबल के अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट भी होता है। वो आपको कह देगा कि ठीक है 5 महीने देता हूँ लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करूँगा 5 महीने लेट पेमेंट का, 8% नोट्स पेएबल दे रहा हूँ, 10% नोट्स पेएबल दे रहा हूँ, 15% नोट्स पेएबल दे रहा हूँ। अगर आपके पास बुक ओपन हो, जो कि होनी भी चाहिए जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो पेज नंबर 434 पे एक स्पेसिमन बना हुआ है नोट्स पेएबल का, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसने कंपनी का नाम, 6 मंथ जो उसको टाइम पीरियड चाहिए था, जिस तरीके को वो ड्रा कर रहा है, जिस पर ड्रा किया जा रहा है उसका नेम, जिस अमाउंट से ड्रा किया जा रहा है वो अमाउंट लिखी है, फिर इंटरेस्ट रेट भी लिखा है कि 9% सूद भी चार्ज किया जाएगा, नीचे साइन है और स्टैम्प है। तो ये बेसिकली एक स्पेसिमन बना हुआ है नोट्स पेएबल। अब जब नोट्स पेएबल आप जब पे करते हैं, इसकी डिफरेंट एंट्रीज होती हैं इस नोट्स पेएबल, मुख्तलिफ सिनेरियो में मुख्तलिफ एंट्रीज हैं। जब ये नोट्स पेएबल जो है आप कुछ चीज़ उधार लेते हैं, जब ये ड्रॉ होता है, नोट्स पेएबल ड्रॉ करने की क्या एंट्री है? अगर आपने कैश उधार लिया है तो कैश डेबिट, अगर आपने कोई एसेट्स उधार लिया है तो एसेट डेबिट, अगर आपने कोई गुड्स उधार लिए हैं तो ज़ाहिर है परचेजेस डेबिट होगा। और ये नोट्स, क्योंकि ये एसेट बढ़े तो डेबिट, परचेजेस एक्सपेंस है बढ़े तो डेबिट, और नोट्स पेएबल आपकी लायबिलिटी है तो नोट्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री आपने इस चैप्टर में जनरल एंट्रीज ही जो है वो सीखनी है कि हर स्टेप पे जनरल एंट्री क्या होती है। तो जब नोट्स पेएबल ड्रा होगा, पहले दिन जिस दिन वो आप उधार ले रहे हैं, चीज़ उधार लें, एसेट उधार लें, कैश उधार लें, तो ये उधार लेने की एंट्री हो जाएगी, नोट्स पेएबल डेबिट हो जाएगी। उसके बाद होता यूँ है कि आप फॉर एग्जाम्पल 6 माह का जो है नोट्स पेएबल ड्रा कर देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है वो आपको हर महीने बाद पे करनी पड़ती है, हर महीने बाद जो है उसकी इंटरेस्ट चार्ज होती रहती है। या 6 मंथली, कुछ नोट्स पेएबल ऐसे भी होते हैं जिसपे आपने 6 महीने बाद भी इंटरेस्ट पे करना होता है। तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है आपके पास एक जो है नोट्स पेएबल आ जाता है, आपने ये नोट्स पेएबल ड्रॉ किया है, लेट्स से इसकी ड्राइंग डेट है 1 नवंबर 2018, लेट्स से 1 नवंबर 2018 है। अब 6 माह का हमसे टाइम लिया हुआ है, 6 मंथ का इसका टाइम पीरियड है। इसका मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 6 माह बाद इसकी पेमेंट होगी। और जब आप इसकी पेमेंट करेंगे और उसने कहा है लेट्स से ये 9% इंटरेस्ट है, तो आपको साथ 9% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन नवंबर गुजरा, 1 महीना गुजर गया, दिसंबर गुजरा, 2 महीने गुजर गए, 31 दिसंबर आ गए। 31 दिसंबर को आप चीज़ों को क्लोज करते हैं, आपके जितने भी एक्सपेंस हैं उनको क्लोज करते हैं, जितनी भी इनकम है उनको क्लोज करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे 1 नवंबर के बाद आपके पास 31 दिसंबर आ जाए, जिस तरीके को आपने क्लोजिंग एंट्रीज करनी होती है, बेसिकली क्लोजिंग एंट्री कहलाती है, तो आप इंटरेस्ट को भी क्लोज करते हैं। लेकिन अभी तक तो आपने कोई इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया, अभी तक कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं किया। पे कब करना है? पे कब तब करना है जब इसकी ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट तो आनी है 30 अप्रैल को जाकर। अब आप क्या करें? 31 दिसंबर को तो फिर मामला गलत हो जाएगा। 31 दिसंबर तक 2
आप नहीं लिखते तो आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें 2002 महीने का जो एक्सपेंस है वो कम शो होगा। जब वो कम शो होगा नेट प्रॉफिट कम शो होगा, तो नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा। जब नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा वो बैलेंस शीट को गलत कर देगा। तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री या एडजस्टिंग एंट्री जो है वो करनी पड़ती है। इसको एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं, वो करनी पड़ती है। हमने लास्ट क्लास में एडजस्टिंग एंट्री पढ़ी थी। एक्सपेंस हो गया है लेकिन पे नहीं किया, ऐसे एक्सपेंसेस जो हो जाए और पे ना करें हम उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस हो गया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो ये एंट्री पास होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया डेबिट, लेकिन अभी तक पे करना है। पे कब करना है? 30 अप्रैल को जाकर, तो पेएबल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अमाउंट कितनी आएगी? सहार है अगर फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 रुपये का आपका उधार था, तो 10,000 रुपये पे 9% के हिसाब से 2 महीने का सूद पड़ेगा। 2 महीने की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर, ये सिर्फ उस मकसद तब एंट्री होगी जब आपकी ड्यू डेट के दरमियान 31 दिसंबर आ जाएगी, जिस दिन आपने अपने अकाउंट को बैलेंस करके अपना नेट प्रॉफिट निकालना है। और अगर 31 दिसंबर दरमियान में नहीं आएगी तो फिर ये एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद जब आपकी ड्यू डेट आ गई, लेट्स से ड्यू डेट है 30 अप्रैल को, ड्यू डेट है 30 अप्रैल को, अब आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करनी है टोटल, तो जब आप पे करेंगे तो नोट्स पेबल की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। नोट्स पेएबल अकाउंट लायबिलिटी कितने से? पूरे 10,000 से देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद कैश आप पे करेंगे, लेकिन कैश 10,000 नहीं होगा, 10,000 के साथ सूद भी देना है। सूद पूरा पे करना है, अभी सारा पे करने वाला रहता था। 10,000 9% 6/12 6 माह का था। ₹450 टोटल सूद निकला। ₹450 जो है यहाँ पे आप लिख लेंगे। ये 150 निकला था। तो ₹450 आपने कैश में आपने 10,000 ये पे करना है और ₹450 आपने इंटरेस्ट पे करने हैं। इसका मतलब है नोट्स पे खत्म हो जाएगा 10,000 से, लेकिन कैश की पेमेंट हो जाएगी 10,450 रुपये से। 10,000 उसकी ओरिजिनल अमाउंट, ₹450 इंटरेस्ट। अब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा? इंटरेस्ट खर्चा कितना हुआ? दो माह का तो यहाँ पे लिख चुके हैं ना। टोटल है 450 पैसे। 150 रुपया जो है वो आप पहले लिख चुके हैं दिसंबर में। तो इस माह का कितना खर्चा होगा? इस साल का, अगले साल का, 2011 का दिसंबर तक आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। अब आगे आपको जनवरी का एक्सपेंस पड़ेगा, फरवरी का पड़ेगा, मार्च का पड़ेगा और अप्रैल का। 4 महीने का आपका एक्सपेंस कराएगा। तो 4 महीने का जो एक्सपेंस है वो 300 निकलेगा। आप करके भी देख लेंगे, फॉरवर्ड ड्रा करेंगे फिर भी 300 निकलेगा। अगर आप टोटल 450 में से 2 माह का 150 माइनस कर दें तो ज़्यादा है, बाकी जो है 4 माह का आपका 300 एक्सपेंस निकलेगा। और ये जो जिम्मेदारी थी, ये जो आपने पहले जिम्मेदारी बनाई थी कि इंटरेस्ट पे करना है, अब आपने सारे का सारा पे कर दिया ना, तो ये जिम्मेदारी भी अब आपकी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। इंटरेस्ट पेएबल हमारा खत्म हो जाएगा कितने से? 150 से। तो आपका ये अमाउंट जो है बैलेंस हो जाएगा। हुआ क्या? सबसे पहले आपने उधार लिया, कैश डेबिट, नोट्स पेएबल क्रेडिट। फिर दरमियान में 31 दिसंबर आ गई, आपको सूद रिकॉर्ड करना पड़ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस को इंटरेस्ट पेएबल जो 2 महीने पड़े थे उसका, लेकिन ये अभी सूद देना है। अब जब आगे ड्यू डेट आएगी आप पे करेंगे, ना सिर्फ नोट्स पेएबल की अमाउंट पे करेंगे बल्कि पिछला इंटरेस्ट भी पे करेंगे जो 2 महीने का रिकॉर्ड पहले हुआ है, और जो अगले 4 महीने हैं उनका भी पे करेंगे। टोटल मिला के 450 पूरा बनेगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। स्टार्टिंग पे जो है पे करने की, इंटरेस्ट दरमियान में 31 दिसंबर आ जाए तो इंटरेस्ट सिर्फ चार्ज करने की, फिर इंटरेस्ट जो पहले चार्ज हुई है और जो मजीद इंटरेस्ट पड़ी है और जो नोट्स पेएबल है, तीनों की पेमेंट की एंट्री जो है वो इस तरह से हो। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह हम जो है चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं अगर तो नोट्स पेएबल है। उसके बाद हमारे पास आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का भी कुछ पार्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म पार्ट भी होता है कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, और कुछ पार्ट जो है उसका लॉन्ग टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गाड़ी जो है वो 1 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की खरीद ली और आपने जो है उसका
कुछ ना कुछ पेमेंट अभी कर दी, कुछ पेमेंट आपने कहा जी मैं आपको पे कर दूंगा आज से 4 माह बाद, और बाकी जो है मैं आपको 10 साल बाद पे करूँगा। और जो आपसे आज से 4 माह बाद पे करना है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और जो आपने 10 साल बाद पेमेंट करनी है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इस तरह इसके 2 पार्ट भी होते हैं इसमें। हाँ जी सर, इसी तरह हमारे पास सम टाइम सैलरीज को पे करने की भी एंट्री आती है। सैलरीज को कैसे पे करते हैं? हमारे पास सैलरी पेएबल भी होती है, सैलरी पेएबल भी एक लायबिलिटी होती है। एक बंदे ने पहले दिन से लेकर 30 दिन आपके पास काम किया, तो पहले दिन से लेकर 30 दिन तो काम किया, लेकिन अभी तक आपने उसको कोई पैसा पे नहीं किया। इसका मतलब है वो जो पैसे देने हैं वो आपकी क्या कहलाती है, वो भी आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल। अब कुछ सैलरी जो है वो ऐसे नहीं होती कि आपने जितनी सैलरी उसकी ग्रॉस बन रही है आप उसकी जो है सारी की सारी सैलरी जो है उसको पे कर देते हैं, नहीं, कुछ डिडक्शंस होती हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनकी सैलरी, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की सैलरी 1 लाख है, उसमें से कहा जाता है जी 20,000 आपका मेडिकल का काटा जा रहा है, इसमें से 200 रुपया मेडिकल का काटा जा रहा है, 500 रुपया आपका जो है वो सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए काटा जा रहा है, 8,800 रुपया जो है आपका जी प्रोविडेंट फंड के लिए काटा जा रहा है। तो कुछ डिडक्शंस होती है, तो वो डिडक्शंस माइनस करके जो है वो आपकी अमाउंट जो है निकाली जाती है। इसी तरह कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टोटल सैलरी आपकी 1 लाख है, उसमें कहा जाता है आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया गया 3,000, आपको फलाना अलाउंस दिया गया जी वो 5,000 है, और इसी तरह आपको ये जो है मेडिकल अलाउंस दिया गया वो 6,000 रुपये है, आपको जो है कन्वेंस अलाउंस पे कर रहे हैं जो कि 3,000 है, आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस पे कर रहे हैं, तो डिफरेंट अलाउंसेस भी मिल सकते हैं। तो जो उनकी बेसिक सैलरी होती है उसको बोलते हैं ग्रॉस पे। लेट्स से एक बंदे की ग्रॉस पे है 1 लाख रुपए, और उसको कहा जा रहा है भी आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा जो कि है 4,000। उसके बाद आपको ये भी कहा जाता है कि आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा जो कि है 2,000। उसके बाद डिडक्शंस की बात की जाती है, डिडक्शन भी होगी। डिडक्शंस क्या होगी कि आपके पैसों में से हमने प्रोविडेंट फंड काटना है, प्रोविडेंट फंड का 500 रुपया कटेगा, इसी तरह आपका सोशल सिक्योरिटी फंड में आपके पैसे जो है वो कटेंगे, वो भी 500 कटेंगे, जिस तरह आपके पास वैल्यू दी जाती है। तो आपकी इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं? आप एंट्री करते हैं ग्रॉस पे डेबिट, आपका एक्सपेंस है ना, ग्रॉस सैलरी बेसिकली एक्सपेंस होता है, ग्रॉस सैलरी जो आपने पे करनी है एक्सपेंस है, इसको एज एक्सपेंस लिखेंगे, ग्रॉस सैलरी लिख लेते हैं, मैंने पे की है, ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए डेबिट, ये आपने पे करना है डेबिट। इसके साथ साथ आपने हाउस रेंट पे करना है, तो हाउस रेंट अलाउंस भी आपका एक्सपेंस है, आप दे रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। इसी तरह मेडिकल अलाउंस भी आप पे कर रहे हैं, मेडिकल अलाउंस पे करें तो ये भी डेबिट, तो ये चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। और आपने इसमें से काटने हैं, जो चीज़ काटनी है वो इसमें से डिडक्ट करनी है, वो माइनस करनी है, वो हम क्रेडिट करेंगे। प्रोविडेंट फंड वो आपकी बेसिकली जिम्मेदारी बन जाती है, आपने जो 500 रुपया उसके फंड में से काटा है, 500 रुपया आपने पास रख लिया, ये जिम्मेदारी है। ये कल को जब वो रिटायर्ड होगा प्रोविडेंट फंड आपने उसको वापस पे करना है, इसलिए प्रोविडेंट फंड एज अ नेचर ऑफ लायबिलिटी आएगा, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी फंड, ये भी आपकी लायबिलिटी है, कल को वो बीमार होगा, सोशल सिक्योरिटी जाएगा, वहाँ पे उसके जो है हम उसकी फीस पे कर रहे हैं, तो ये भी उसका 500 जो है लायबिलिटी होगी। और रिमेनिंग जो है उसकी जो है सैलरी हमने उसको पे करनी है, उसको हम लिखते हैं सैलरी पेएबल, बाकी पैसे हमने उसको पे करने हैं। 1 लाख ये पे करना था, 4,000 2,000 ये नहीं, 1,06,000 उसकी टोटल सैलरी बनी, 1,000 रुपया काटना है, और 1,05,000 की हमने उसको जिम्मेदारी पे करनी है। तो जब भी सैलरी की एंट्री पास करती है कंपनीज, इस तरह एंट्री पास करती है, तो ये भी एक तरह की आपकी करंट लायबिलिटी आती है, सैलरी पेएबल भी एज अ करंट लायबिलिटी यूज होती है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये वे होते हैं करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करने के। इसी तरह एक और करंट लायबिलिटी भी आती है जिसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। 1 2 ये एंट्रीज जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका जो है वो यूज होगा। सैलरी पेएबल हमने पढ़ा, और अब हम अगली बात पढ़ने लगे हैं
अनअर्न्ड रेवेन्यू। इससे मुराद क्या होता है, अगर आपने कोई जॉब पे हैं आप या कोई काम कर रहे हैं आप उससे काम किया, आपने एग्रीमेंट किया जी ठीक है ये काम आपका हो जाएगा, इसका बदला मेरी कमीशन बनती है 10,000, आप मुझे आज ही कमीशन पे कर दें, आपका काम हो जाएगा। वो आपको कमीशन पे कर देता 10,000 रुपये। अब क्या ये इनकम आपने कमाई है? नहीं, ये अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड ऐसी इनकम जो भी कमाई नहीं है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है आपका ये। तो जो अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है वो अभी आपने कमाया नहीं है, लेकिन आपने उसका काम भी नहीं किया और आपने उससे पैसे भी ले लिए हैं। तो वो जो 10,000 या लाख जितनी भी आपने कमीशन ली है वो आपकी लाइबिलिटी है, ना कि आपकी वो इनकम है। तो उसकी एंट्री हम इस तरह पास करते होते हैं, कैश डेबिट, क्योंकि कैश आपको मिल गया, एसेट डेबिट, और अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, कि अभी तक ये आपने कमाया नहीं है तो आपकी ये लाइबिलिटी होती है, इसलिए ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी का पार्ट होती है, अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो ये तकरीबन 4-5 टाइप की करंट लाइबिलिटीज हैं। इसकी स्पेसिफिक जो एंट्रीज हैं वो आपने जहन में रखनी है कि कौन कौन सी एंट्रीज है। आगे चल के इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे करंट लाइबिलिटीज को पे करने के हवाले से, तो हम उनकी एंट्रीज पास करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, वो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसी लाइबिलिटी जिनको आपने लंबे अरसे के बाद पे करना होता है, उसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। लेकिन कुछ मैंने बोला है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का पार्ट शॉर्ट टर्म भी होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी है, जो कि एग्जांपल थी एक गाड़ी की। अभी मैं एक लोन की एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक लोन है 10 सालों के लिए, 10 साल के लिए लोन है और उस पर 10% इंटरेस्ट है। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपने हर 6 माह बाद पे करनी है, या हर 3 माह बाद पे करनी है, या हर महीने पे करनी है। तो इंटरेस्ट पेबल भी आपकी लायबिलिटी है, लोन भी लायबिलिटी है, 2 लायबिलिटी इसमें शामिल होगी। तो ऐसा लोन जिसमें 2 तरह की लायबिलिटी हो, एक लायबिलिटी इंटरेस्ट पेबल है, दूसरा लोन खुद एक लायबिलिटी है, लेकिन लोन पे करना है 10 साल बाद, तो वो होगा लॉन्ग टर्म पार्ट ऑफ दी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपने महीने बाद ही पे कर देना है या 6 महीने बाद ही पे कर देना है, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म पार्ट ऑफ दी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लेकिन उसका शॉर्ट टर्म पार्ट होता है। तो जो शॉर्ट टर्म पार्ट होता है उसको हम साथ-साथ रिकॉर्ड करते जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म पार्ट होता है जब वो पे करते हैं आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 9 ईयर, तब हम उसको जो है वो पे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते होते हैं, और वो भी हम आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो हम अमोर्टाइजेशन टेबल फाइंड करेंगे, तो उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना होगा। उसमें हमारे पास सेम जो मैंने आपको इंटरेस्ट की एंट्री करवाई है वो सेम एंट्रीज यूज होंगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, इंस्टॉलमेंट नोट्स पेएबल, कुछ चीज़ें हम किस्तों में पे कर रहे होते हैं। होता यूँ है कि फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख का लोन लिया, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी शॉर्ट टर्म पार्ट ऑफ लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म पार्ट ऑफ लायबिलिटी का। समटाइम ये होता है कि आपने 10 लाख का लोन ले लिया या 10 लाख की गाड़ी ले ली, तो आपने वो किस्तों में गाड़ी ली है। अब जो टोटल गाड़ी की अमाउंट है वो तो होगी लॉन्ग टर्म पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कि आपने 10 साल बाद इसकी पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो करंट ईयर में आप उसकी जो किस्त पे कर रहे हैं दैट इज का शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो उसको हम जो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलेंगे। उसको कैसे डील करते हैं, उसके लिए उसकी एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अभी कितना आपने एसेट की वैल्यू पे किया है, कितना आपने लोन पे किया, उसमें से कितना इंटरेस्ट पे किया, उसके लिए हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम अमोर्टाइजेशन टेबल भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जो है वो एंट्रीज भी देखेंगे इंशाल्लाह। एक तो ये हमारे पास पार्ट हो गया। सेकंड हमारे पास जो है इसके अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है बॉन्ड। जिस तरह आपके पास पुरानी क्लासेस में आपने डिबेंचर्स पढ़ा था। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स बेसिकली होते हैं एक सर्टिफिकेट होता है, किस मकसद के लिए कि आपने कंपनी ने आपसे लोन लेना है, तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है। तो कंपनी एक रिटन एविडेंस आपको देती है कि ये लोन आपका, आपने मुझे इतने का लोन दिया है, उस पर इतने % इंटरेस्ट है, इतने माह के लिए, इतने सालों के लिए मैं ये लोन ले रही हूँ। तो वो जो एविडेंस दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। और उसी तरह का एक एविडेंस और होता है जिसको हम नाम देते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड की आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इनको रिकॉर्ड करने के लिए भी डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसफरेबल बॉन्ड और नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिनको आप ट्रांसफर एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दें
ट्रांसफ़र कर सकें। यानी एक बॉन्ड मैंने खरीदा है, मैंने आगे मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, किसी ने मुझसे खरीदना चाहा, मैं उसको बेच सकता हूँ, उसके नाम ट्रांसफ़र कर दे सकता हूँ। उस बॉन्ड को बोलते हैं ट्रांसफरेबल बॉन्ड। और ऐसा बॉन्ड जिसको मैं आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जो आपके नाम से इशू हुआ है तो कंपनी आपसे ही लेगी, आप किसी और को इशू नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड। इसके बाद एक और बॉन्ड की टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं जंक बॉन्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये ऐसे तरह के बॉन्ड होते हैं जिस पे लॉस का रेट, जिस पे रिस्क का रेट सबसे ज़्यादा होता है, उसको जंक बॉन्ड कहते हैं। यानी इस पे रिटर्न भी ज़्यादा रेट से मिल रहा होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये ऐसी प्रोडक्ट के लिए इशू किया जाता है जो आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन जब इन पे नुकसान होना, लॉस होना शुरू हो जाए तो लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ऐसे बॉन्ड जो रिस्की हो, जिस पे रिटर्न भी ज़्यादा मिले और जिस पे लॉस भी ज़्यादा मिलने के चांसेस हों, उसको हम जंक बॉन्ड कहते हैं। तो ये बॉन्ड की टाइप है। इनको इशू करने की एंट्री होती है, जिस तरह आप डिबेंचर को इशू करते थे, तो जब आप इशू करेंगे ये बॉन्ड, तो सिंपली इशू करने की एंट्री होती है कि कैश मिल जाएगा और बॉन्ड्स आपके जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। लेट से आपने 1 लाख के बॉन्ड इशू किए हैं, 1 लाख के क्रेडिट, और बॉन्ड के साथ यहाँ पे परसेंटेज भी लिखा होता है कि कितने परसेंट है। आपने पूरा डिबेंचर वाला ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तकरीबन उसी से रिलेटेड है। उसके बाद अगर आपने इसको इंटरेस्ट पे करनी पड़ जाती है दरमियान में, तो आप उसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अगर तो पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, अगर पे नहीं की तो इंटरेस्ट पे एबल क्रेडिट। जिस तरह अभी हमने बात की थी 31 दिसंबर आ जाए, लेकिन आपने इंटरेस्ट अभी पे करनी ही नहीं थी, लेकिन आपको रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी, तो इंटरेस्ट पेएबल। और अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो फिर एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कैश। ये होगी 31 दिसंबर को एज एडजस्टिंग एंट्री, और ये होगी जब आप एक्चुअली इंटरेस्ट पे कर दें तो उसकी एंट्री होगी। और जब आपका टाइम मैच्योर हो जाए तो तब जब आपने बॉन्ड्स वापस लेने हैं, उनका कैश वापस कर देना, तो एंट्री हो जाएगी बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। ये है जब आपने बॉन्ड जो है वो विथड्रॉ करवा लेने हैं। लेकिन अगर आपने कोई सूद देने वाला भी साथ रहता है तो आपने विथड्रॉ विद इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट भी पे करना है और साथ साथ जो है आपने बॉन्ड्स के पैसे भी वापस देने हैं, तो आप करेंगे बॉन्ड डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी आपने सूद भी पे करना है, बॉन्ड के पैसे भी पे करने हैं। अगर कोई सूद देने वाला रहता हो, अगर जिस डेट पे आप उसको वापस विथड्रॉ करवा रहे हैं, तो फिर क्या एंट्री होगी? यानी बॉन्ड्स को इशू करने की, अगर 31 दिसंबर आ जाए तो बॉन्ड्स को जो है अगर सूद को पे करने वाला हो तो उसकी एंट्री, अगर सूद पे करने का टाइम आ जाए तो सूद पे करने की एंट्री, और अगर जो है बॉन्ड्स वापस लेने हैं तो उसकी एंट्री। अगर बॉन्ड वापस लेते हुए तो सूद देने वाला रहता है तो सूद साथ पे करने की एंट्री। तो ये तकरीबन एंट्रीज होती हैं जो आपको टाइम बाय टाइम आपके जो है काम आएंगी। आगे जब आप चलकर आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। समटाइम बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट और प्रीमियम में पे इशू हो जाते हैं, जैसे डिबेंचर इशू किए थे, उसकी एंट्री क्या होगी? अगर आप बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो एंट्री होती है कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बॉन्ड्स क्रेडिट। लेट्स से 100 का बॉन्ड था, 90 का इशू कर दिया, 10 रुपये डिस्काउंट। और अगर यही बॉन्ड जो है आप प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सेम कैश डेबिट अब 110 मिल गया, लेकिन बॉन्ड्स की कीमत सेम रहती है 100, और 10 रुपये प्रीमियम जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह भी एंट्री होती है कि बॉन्ड्स जो है पार वैल्यू के अलावा प्रीमियम और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। तो ये एंट्रीज आपने लाजमी याद कर लेनी है। ये एंट्रीज ही आपके आगे चल के जो है वो काम आएंगी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। समटाइम बॉन्ड्स जो है उसकी अर्ली पेमेंट भी हो जाती है। आप टाइमली भी आप कहते हैं जी मेरे पास हमने 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किए थे, लेकिन 8 साल बाद हमारे पास पैसे आ गए, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी आप बॉन्ड वापस हमें दे दें, हमसे अपने पैसे वापस दे दें। लेकिन जब आप टाइमली लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अर्ली पेमेंट बॉन्ड वापस देने पे आपको कुछ ना कुछ नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स के केस में। तो वो लॉस आपका जो है वो डेबिट हो जाता है। उसको हम कैसे एंट्री पास करते हैं? अगर हम अर्ली पेमेंट कर दें बॉन्ड की, उसके लिए हमें बॉन्ड हमारे डेबिट हो जाएंगे जब हम उनकी अर्ली पेमेंट करेंगे। लेट्स से वो 1 लाख के बॉन्ड है, लेकिन आपको अर्ली पेमेंट में कुछ ना कुछ फाइन पे करना पड़ता है, दैट इज लॉस ऑन अर्ली पेमेंट ऑफ बॉन्ड। आपको बॉन्ड को अर्ली पेमेंट पे आपको कुछ ना कुछ, लेट्स से वो 10,000 का लॉस हुआ, 1,10,000 से इंक्लूड है। अब इन केस आप अर्ली बॉन्ड्स को रिकॉल कर लें, वापस ले जाए। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
मैक्सिमम एंट्रीज मैंने आपको लिखवा दी हैं। आपके पूरे चैप्टर में यही एंट्रीज जो हैं वो बार बार डील होंगी। एक और छोटी सी लाइबिलिटी होती है जिसको हम पेंशन फंड कहते हैं। एक बंदा जब रिटायर्ड होता है तो जब वो अपनी जॉब से रिटायर्ड होता है तो आपने उसको पेमेंट करनी होती है मुख्तलिफ तरह की, जिसको हम पेंशन फंड भी कहते हैं, जिसको हम प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। तो ये भी एक कंपनी की लाइबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉय की सैलरी से हर महीने पैसे काटता जा रहा है और एक प्रोविडेंट फंड का, एक पेंशन का अकाउंट बनाया होता है, उसमें फेंकता जाता है। वो उसकी लाइबिलिटी होती है कि जब ये बंदा मेरा रिटायर्ड होगा मैंने सारे पैसे इसको पे करने हैं। तो ये जो पेंशन फंड्स होते हैं या ये जो ग्रेजुएटी फंड्स होते हैं ये भी आपकी लाइबिलिटी होती है। और एक चीज़ और लाइबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड इनकम टैक्स। डेफर्ड इनकम टैक्स होते हैं कि आप पे इनकम टैक्स लग गया है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, और जब इनकम टैक्स एक्सपेंस हो जाए तो एंट्री होती है इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में सिखाई थी। तो डेफर्ड इनकम टैक्स भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये है थ्योरेटिकल पार्ट। सम टाइम आपके पेपर में इस तरह में आ जाता है व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लायबिलिटी एंड व्हाट आर द काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आप लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे, करंट लायबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, उसकी सब टाइप को डिस्कस करेंगे, हर किसी के अंदर क्या क्या होती है। जब आप ये बुक से देखेंगे आपको चीज़ें सारी मिल जाएंगी। हर किसी में अगर कोई केस है उसकी क्या एंट्री होती है वो बेसिकली काउंटिंग ट्रीटमेंट में आ जाएगा। इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगी, वो कौन कौन सी होती है, डिबेंचर दे सकते हैं, बॉन्ड्स दे सकते हैं और बैंक का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एक रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है उसका शॉर्ट टर्म पार्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म पार्ट क्या होता है, उनकी एंट्रीज क्या होती हैं, ये बेसिकली आप इस क्वेश्चन में आप डिस्कस करेंगे। तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया है। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में आपने जो मैंने एंट्रीज लिखवाई हैं सिंपल सी एंट्री है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। जब आपने डिबेंचर किया था तो आपने बड़ा ब्रीफली चीज़ों को पढ़ा है कि जब डिबेंचर इशू करते हैं इंटरेस्ट का एलिमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जब उसको पे करते हैं, अर्ली पेमेंट करते हैं, लेट पेमेंट हो जाए, पार पे इशू हो जाए, प्रीमियम पे इशू हो जाए, डिस्काउंट पे इशू हो जाए, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है। ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, उसी तरह जनरल एंट्रीज आएंगी, उसी तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर चुके हैं, न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करेंगे। कोई 6 से 7 प्रॉब्लम्स हैं ए सेट ए की, इसी तरह 6 से 7 प्रॉब्लम है सेट बी की। मैं आपको अगले 2 लेक्चर में सेट ए की प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और एज यूजुअल आप सेट बी की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।